मैंने आपको बताया कि स्टेट जो है इसको कई अर्थों में प्रयोग में लाया जाता है। और जो ग्रीक फिलोसफर्स थे, यूनान के जो दार्शनिक थे, आप सभी जानते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी या पॉलिटिकल साइंस जो है वो यूनान से शुरू होता है। या ये कहें कि हम मानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो है, पॉलिटिक्स एज ए साइंस, इसका अध्ययन यूनान से शुरू होता है। और ग्रीक फिलोसफर्स जो थे, प्लेटो थे, अरस्तु थे और सुकरात थे। सुकरात, फिर उसके बाद प्लेटो, फिर अरस्तु। इन लोगों ने जो सिद्धांत डेवलप किए, उन सिद्धांतों के आधार पे हम आज भी पॉलिटिकल साइंस को साइंस के रूप में ट्रीट करते हैं और साइंस के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। तो यूनानी भाषा में अ, अरस्तु की एक किताब है जिसको आप पॉलिटिक्स, किताब का नाम ही है पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स में उन्होंने पोलिस शब्द का प्रयोग किया या पोलितेइया शब्द का प्रयोग किया, पोलिसिया, पोलिस या पोलिसिया। पोलिसिया का मतलब आपको हमने पहले बताया हुआ है कि पोलिसिया का अर्थ होता है नगर राज्य, सिटी स्टेट। अब उन्होंने सिटी स्टेट शब्द क्यों प्रयोग किया, उसका कारण था कि यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य होते थे और सिटी के रूप में होते थे, और उनको उन्होंने स्टेट के रूप में परिभाषित किया। और अरस्तु ने ही संविधान का प्रयोग किया, कॉन्स्टिट्यूशन। और संविधान का जो प्रयोग किया, वो संविधान शब्द भी राज्य के संदर्भ में ही उन्होंने प्रयोग किया था। उन्होंने, जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको आएगा कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में अरस्तु के विचार, तो जब आप उसको पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा कि एक जो है साइक्लिक चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, जो संविधान होते हैं उसमें परिवर्तन होता है। तो वो जो संविधान है वो वास्तव में राज्य को ही उन्होंने संविधान के रूप में संबोधित किया। तो संविधान भी, हम राज्य को अगर यूनान की भाषा में देखें तो संविधान भी उसको कहते थे। गवर्नमेंट, सरकार, राज्य को सरकार भी कहा जा सकता है। राज्य क्या है, एक अमूर्त विचार है। और अमूर्त माने एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, समथिंग दैट वी कैन नॉट सी, ऐसी चीज जिसको हम देख ना सकें। अगर आपसे कोई प्रश्न करे कि क्या आपने राज्य को देखा है, तो आप नहीं बता सकते कि राज्य कहाँ है या राज्य का स्वरूप क्या है, नेचर क्या है। राज्य का जो स्वरूप है वो वास्तव में हम सरकार के स्वरूप से तय करते हैं। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि सरकार जो है ये कांक्रीट है या ठोस है, और राज्य जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है। और सरकार जो है राज्य को एक स्वरूप प्रदान करता है, नेचर ऑफ गवर्नमेंट। जैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगर है तो डेमोक्रेटिक स्टेट होगा। अगर मोनार्किक गवर्नमेंट है, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, तो राजतंत्रात्मक राज्य होगा। तो इस तरह से सरकार और राज्य एक इंटरचेंजेबल शब्दावली के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं कभी कभी। तो सरकार राज्य को प्रतिबिंबित करती है या राज्य को मैनिफेस्ट करती है। स्टेट इज मैनिफेस्टेड थ्रू गवर्नमेंट। राज्य जो है वो राज्य सरकार के द्वारा मानवीकृत होता है। पर्सोनिफिकेशन, एक तरह से आप कह सकते हैं, मानवीकृत होता है। राज्य की पहचान सरकार से होती है। कभी कभी राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया जाता है और ये भी राज्य के संदर्भ में आता है। और राष्ट्र एक बड़ा व्यापक शब्द है, लेकिन राष्ट्र क्या है? राष्ट्र एक तरह से कल्चरल इंटिटी है, सांस्कृतिक इकाई। और स्टेट जो है वो पॉलिटिकल इंटिटी है, राजनीतिक इकाई। तो राष्ट्र शब्द से सांस्कृतिक परिवेश का आभास होता है, या सांस्कृतिक परिवेश का या सांस्कृतिक जो इंटिटी है उसका ज्ञान होता है। और मध्य युगीन यूरोप में एक नई संकल्पना पैदा हुई, इसको नेशन स्टेट कहा जाता था, राष्ट्र राज्य की संकल्पना। और ये मैकियावेली एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए इटली की। मैकियावेली के समय से हम नेशन स्टेट की संकल्पना पर बात करते हैं। इसके अलावा प्रोविंसेज हैं, प्रांत हैं, और यूनिट्स हैं, इकाइयां हैं। जैसे भारत में अलग अलग राज्य हैं, उनको भी हम राज्य के रूप में संबोधित करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उसमें 50 स्टेट्स हैं, और 50 स्टेट्स को मिला के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनता है। तो ये वास्तव में क्या है, ये जो डिफरेंसेज हैं इसको हमें समझना है, ये हैं क्या, इतने नामों से इनको क्यों समझा जाता है, राज्य में और राष्ट्र में क्या फर्क है, और प्रांत, जो प्रांत होता है राज्य जिसको कहते हैं, उसमें क्या फर्क है,
नेशन स्टेट क्या है, आगे चल के हम इस पर चर्चा करेंगे। तो स्टेट जो है, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन टर्म, ये लैटिन भाषा के शब्द स्टेटस से निकला है, जिसका अर्थ होता है स्थिति या परिस्थिति, अवस्था। तो स्टेटस शब्द से स्टेट निकल के आता है और फिर बाद में इसको हम राज्य के रूप में परिभाषित करना शुरू करते हैं। तो हम अपने आगे चलने वाले जो हमारे स्लाइड्स हैं उसमें हम इस चीज को पढ़ना चाहेंगे कि राज्य, सबसे पहले तो परिभाषित करेंगे कि राज्य क्या है, और इसके बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि राज्य के अवयव क्या हैं, कौन कौन से तत्व राज्य में होने चाहिए, और उन तत्वों अगर वो तत्व नहीं हैं तो क्या हम उसको राज्य कहेंगे या नहीं कहेंगे, ये बात जो है हमको समझना है। तो स्टेट क्या है सामान्य तौर पे? एग्रीगेट ऑफ पीपुल लिविंग इन अ कम्युनिटी, किसी भी समुदाय में रहने वाले लोगों का एग्रीगेट है। एग्रीगेट माने तो समग्र या समूह या ग्रुप, ग्रुप ऑफ पीपुल, लोगों का एक समूह है, लोगों की एक यूनिट है, एक होल है, इज अ होल ऑफ द पीपुल, लोगों का एक समग्र है। और जब सभी लोग अपनी जरूरतों और आवश्यकताओं को पूर्ण करने के उद्देश्य से संगठित होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की एक आवश्यकता होती है, कोई भी व्यक्ति सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। अरस्तु कहा करते थे, अरस्तु को कहना था कि स्टेट कम्स इनटू बीइंग फॉर लाइफ एंड रिमेन्स इन एग्जिस्टेंस फॉर गुड लाइफ। राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आता है और श्रेष्ठ जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है। तो राज्य का एक उद्देश्य है, वो है श्रेष्ठ जीवन की उपलब्धि कराना लोगों को। तो ये उपलब्धि कैसे होती है कि एक व्यक्ति जो है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है, दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आता है, तब एक समुदाय बन जाता है। एक समुदाय कुछ समय तक अपनी जरूरतों को पूरी कर सकता है, कुछ समय के पश्चात वो समुदाय भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, क्योंकि जो नीड्स हैं, जो आवश्यकताएं हैं, ये निरंतर बढ़ती रहती हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन होता है, गुणात्मक वृद्धि इसमें होती है। तो अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए इंडिविजुअल, कम्युनिटीज, ग्रुप्स, विलेजेस, जितने भी होते हैं, ये सब एक दूसरे के साथ में आते हैं और इस तरह से एक एग्रीगेट का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि स्टेट जो है, इट इज एग्रीगेट ऑफ पीपुल लिविंग इन अ कम्युनिटी फॉर वांट ऑफ इसेंशियल नीड्स, उनकी वास्तविक जरूरतें या जो अनिवार्य आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति होती रहे, इस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए लोग एकत्रित होते हैं और इस तरह से एक राज्य का निर्माण करते हैं। तो प्लेटो ने भी इस बात को कहा है, स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, राज्य व्यक्ति का परिवर्धित रूप है। जब व्यक्ति का विकास होता है, जब उसका परिवर्धन होता है, परिवर्धन मतलब एक व्यक्ति, फिर उसका दूसरे व्यक्ति से संपर्क, फिर उसका तीसरे व्यक्ति से संपर्क, फिर उसका एक समुदाय से संपर्क, फिर उसका एक बड़े समुदाय से संपर्क, एक एसोसिएशन बनता है, फिर कई एसोसिएशन जब बन जाते हैं तो कई एसोसिएशंस बना के एक स्टेट जो है बनाना शुरू करते हैं। फिर वो स्टेट की अपनी व्यवस्था होती है, राज्य की अपनी व्यवस्था होती है, उसका अपना नियम होता है, उसकी अपनी रेगुलेटिंग अथॉरिटी होती है, विनियामक सत्ता उसके पास होती है, जिससे वो कानूनों को लागू करता है। तो इस प्रकार से राज्य बनता है। तो इसी तरह से, इसी दृष्टि में राज्य को परिभाषित भी किया जाता है। अब सबसे पहले अरस्तु की परिभाषा हम जानने की कोशिश करते हैं। अरस्तु क्या कहते हैं? स्टेट इज अ यूनियन ऑफ फैमिलीज एंड विलेजेस। राज्य जो होता है वो परिवारों और ग्रामों का समूह होता है। और क्यों अस्तित्व में आता है? क्योंकि इसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की स्थापना है। ठीक है? और ये पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन क्या है? ये पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन सुखी और सम्मानित जीवन से है, हैप्पी एंड ऑनरेबल लाइफ। तो ये चीज मैं आपको बता रहा था कि अरस्तु जो है वो कहते हैं कि स्टेट इज अ यूनियन ऑफ फैमिलीज एंड विलेजेस हैविंग फॉर इट्स एंड a perfect and self-sufficing life by which we mean a happy and honorable life। एक संतुष्ट और आत्मनिर्भर जीवन की उपलब्धि के उद्देश्य से राज्य अस्तित्व में आता है
और संतुष्ट और आत्मनिर्भर जीवन का अभिप्राय है एक सुखी और सम्मानित जीवन। तो ये एक परिभाषा है अरस्तु के द्वारा ये दी गई है कि एग्रीगेट, इसमें इसमें भी उन्होंने कहा कि एग्रीगेट है ये। और इसी तरह से जितने भी विद्वान हैं, जितने भी दार्शनिक हैं, उन्होंने राज्य को परिभाषित करने की कोशिश की है। सिसरो सिसरो कहते हैं कि राज्य एक बहुसंख्यक समुदाय है, न्यूमरस न्यूमरस सोसाइटी। न्यूमरस सोसाइटी का अर्थ होता है कि एक ऐसा समुदाय जिसमें बहुत तरह के लोग मिलते हैं, बहुत वर्ग के लोग, अलग अलग एट्रीब्यूट्स के लोग, अलग अलग सेक्शंस के लोग मिलते हैं। तो इट इज न्यूमरस, इसीलिए उसको न्यूमरस कहते हैं, असंख्य, बहुसंख्य, बहुत सारे लोगों का समूह है। स्टेट इज अ न्यूमरस सोसाइटी जो यूनाइटेड बाई अ कॉमन सेंस ऑफ राइट एंड अ म्यूचुअल पार्टिसिपेशन एडवांटेजेस। और ये जो न्यूमरस सोसाइटी है, ये अधिकारों के भाव से एक दूसरे से बंधा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति के अपने अधिकार हैं और उन अधिकारों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से व्यक्ति एक दूसरे से बंधता है, एक दूसरे के बंधन में आता है और फिर वो आउटकम्स को शेयर करता है। एंड अ म्यूचुअल पार्टिसिपेशन इन एडवांटेजेस, राज्य से मिलने वाले जो लाभ होते हैं, जो वेलफेयर इनिशिएटिव्स राज्य के होते हैं, लोक कल्याणकारी जो कदम होते हैं राज्य के, उनका लाभ जनता को मिलता है और उसी की अपेक्षा से व्यक्ति एक समूह के रूप में या एक राज्य के रूप में संगठित होता है। तो ये एक सामान्य और अच्छी परिभाषा है जिसके आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि राज्य क्या है। तो इसको हम फिर से पढ़ देते हैं। स्टेट इज अ न्यूमरस सोसाइटी यूनाइटेड बाई अ कॉमन सेंस ऑफ राइट एंड अ म्यूचुअल पार्टिसिपेशन इन एडवांटेजेस। राज्य एक ऐसा बहुसंख्यक समुदाय है जो अधिकारों की समान भावना तथा प्राप्त होने वाले लाभों को प्राप्त करने के उद्देश्य से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये परिभाषा सिसरो की है। इसी तरह से बर्गेस बर्गेस ने भी अपनी बात कही है। उन्होंने कहा कि स्टेट इज अ पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ मैनकाइंड। पर्टिकुलर पोर्शन, जिसको आप पॉपुलेशन कहते हैं, जनसंख्या का एक भूभाग है, एक जनसंख्या का एक छोटा सा भाग है, पर्टिकुलर पोर्शन, विशिष्ट भाग है, एन ऑर्गेनाइज यूनिट, जो संगठित रूप में एकत्रित होता है और संगठित रूप में जिसको हम प्राप्त करते हैं या जिसको हम देखते हैं। तो एक संगठित इकाई के रूप में मानव जाति का एक विशिष्ट भाग राज्य कहलाता है कि जब बहुत सारे लोग संगठित होते हैं और आपस में लाभों को प्राप्त करने के उद्देश्य से एक दूसरे से आबद्ध होते हैं तो राज्य बनता है। अब ये लाभ क्या है? लाभ लाभ माने होता है कानून, लाभ माने होता है अनुशासन, लाभ माने होता है जो इनिशिएटिव्स ऑफ द स्टेट है, राज्य के जो इनिशिएटिव्स हैं, जो राज्य निर्णय लेता है, जो राज्य पहल करता है, उस पहल में सहभागिता करने के उद्देश्य से जब लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं तो वो राज्य की संज्ञा उसको दी जाती है बर्गेस के अनुसार। ब्लंसली क्या कहते हैं? ब्लंसली कहते हैं एक निश्चित प्रदेश के राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोग राज्य हैं। स्टेट इज अ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपुल ऑफ अ डिफरेंट टेरिटरी। एक निश्चित भाग में, अब यहाँ पे देखिए दो बातें आपको समझ में आ रही। निश्चित भाग मतलब या भूभाग कह लीजिए, जमीन का एक टुकड़ा, भाई आदमी तो जमीन के टुकड़े पर ही स्थापित होता है। तो जमीन के एक टुकड़े पर राजनैतिक रूप से जब लोग संगठित होते हैं तो उसको हम राज्य कहते हैं। तो इसमें देखिए तीन बातें, इनकी परिभाषा में तीन बातें। पहली बात तो है कि पीपुल, जनता। दूसरी बात है कैसे पीपुल, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज, जो राजनीतिक रूप से संगठित होते हैं, अर्थात जिनकी एक सरकार होती है। तो जनता हो गई, सरकार हो गई, और डिफरेंट टेरिटरी, और निश्चित भूभाग हो गया, एक निश्चित जो है लैंड हो गया, जिस लैंड पर वो अपने को बसाते हैं, अपने को स्थापित करते हैं या अपने को स्थायित्व प्रदान करते हैं। तो इस तरह से बर्गेस के अनुसार ये पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड यूनिट है जो किसी निश्चित भूभाग में इकट्ठा होता है, उसको हम राज्य कहते हैं। ये ब्लंसली के हिसाब से राज्य की ये परिभाषा है। हालैंड ये विधि
इंटरनेशनल लॉ के विद्वान हैं और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विधि की दृष्टि से राज्य को परिभाषित करने की कोशिश की है। इन्होंने कहा राज्य असंख्य मनुष्यों का एक संगठन है। स्टेट इज अ न्यूमरस असेंबलेज ऑफ ह्यूमन बींग्स। जब बहुत सारे असंख्य लोग एक साथ असेंबल होते हैं, एक साथ एकत्र होते हैं, एक साथ संगठित होते हैं, तो राज्य का उदय होता है। तो पहली बात उन्होंने क्या कहा कि न्यूमरस असेंबलीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, और आगे उन्होंने कहा जिसका एक निश्चित प्रदेश पर अधिकार होता है। जनरली ऑक्युपाइंग अ सर्टेन टेरिटरी, एक निश्चित प्रदेश को या एक निश्चित क्षेत्र को ऑक्युपाई करते हैं, या एक निश्चित क्षेत्र में ये लोग संगठित होते हैं। amongst whom the will of majority are of an ascertainable class of persons is by strength of such a majority or class made to prevail against any of their number who oppose it। अब इसको हमको बहुत ही गंभीरता से समझना है, और इसके आधार पे हमको ये पता चलता है कि राज्य के कौन कौन से तत्व हो सकते हैं। तो पहले हम इसको हिंदी में आपको बता देते हैं कि राज्य असंख्य मनुष्यों का संगठन है जिसका एक निश्चित प्रदेश पर अधिकार होता है, जिसमें बहुसंख्यकों अथवा एक निश्चित वर्ग की इच्छा उनकी संख्या अथवा उनके वर्ग के कारण विरोधियों के विरुद्ध चलती। तो अब इसमें तीन बातें आपको स्पष्ट होती। पहली चीज कि राज्य एक असंख्य लोगों का समूह है, तो समूह सबसे पहले ग्रुप आता है, उसके बाद निश्चित प्रदेश आता है, एक निश्चित क्षेत्र है, निश्चित भूभाग पे वो संगठित होते हैं, निश्चित भूभाग में रहते हैं, और तीसरी बात जो आती है वो ये है कि जो बहुसंख्यक लोग हैं वो कुछ अथवा कुछ सीमित लोगों के द्वारा शासित होते हैं, और उनकी इच्छाओं के विरुद्ध उन कुछ लोगों की इच्छाएं महत्वपूर्ण होती हैं। अब वो कुछ लोग कौन हैं? वो कुछ लोग हैं सरकार। कुछ लोग सरकार बनाते हैं, और सरकार की जो इच्छा है वो दूसरे जो समाज में रहने वाले, राज्य में रहने वाले जो दूसरे लोग हैं उनके ऊपर थोपा जाता है। तो हालैंड के हिसाब से अगर हम देखें तो राज्य में तीन तरह के तीन तत्व होते हैं। एक तो जनसंख्या हो जाती है, न्यूमरस असेंबलीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, अर्थात बहुसंख्यक लोगों का संगठन। पहली बात तो ये हो जाता है जनसंख्या। दूसरी बात हो जाता है भूभाग, अर्थात निश्चित जमीन, निश्चित भूभाग, भूमि का एक अंश उनके पास होना चाहिए, और उस भूमि के अंश पर वो संगठित होते हैं। और तीसरी बात उन्होंने बताया कि मेजॉरिटी शुड बी रूल्ड बाय अ ग्रुप ऑफ माइनॉरिटी। जो मेजॉरिटी ऑफ पीपुल हैं, जो बहुत सारे लोग हैं, उनके ऊपर कुछ लोगों का शासन होता है, और उन कुछ लोगों की इच्छा के अधीन वे लोग रहते हैं। तो ये स्टेट है। तीन बातें इसमें आई, जनसंख्या आ गया, भूभाग आ गया, और सरकार आ गई। क्योंकि सरकार कौन है? सरकार वही माइनॉरिटी है, और सरकार नियम बनाती है, और नियमों के आधार पर वो दूसरे लोगों को नियंत्रित करती है, और दूसरे लोगों की इच्छाओं पर उन नियमों को थोपा जाता है, या दूसरे लोगों की इच्छाओं पर वो नियम लागू किए जाते हैं। तो इस तरह से तीन बातें आ गई, सरकार, भूभाग और जनसंख्या। ये हालैंड की परिभाषा है, और आप सभी को ये परिभाषाएं बहुत ध्यान से याद रखनी होंगी। बर्गेस आपने पहले पढ़ लिया है। फिल्लीमोर की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, और इसको एक पूर्ण परिभाषा भी मानी जाती है। फिल्लीमोर ने क्या कहा है? फिल्लीमोर कहते हैं राज्य मनुष्यों का वह समुदाय है जो पृथ्वी के किसी निश्चित भाग पर स्थायी रूप से बसा हुआ है, जो कानूनों, आदतों तथा रीति रिवाजों द्वारा बंधा हुआ है, जो एक संगठित सरकार द्वारा अपनी सीमा के अंदर सब व्यक्तियों तथा वस्तुओं पर स्वतंत्र प्रभुसत्ता का प्रयोग एवं नियंत्रण करता है, जिसे संसार के अन्य समुदायों के साथ युद्ध और संधि करने तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हो। तो एक बड़ी परिभाषा है, लेकिन इस परिभाषा में राज्य के सभी तत्वों को समाविष्ट किया गया है कि राज्य में कौन कौन से तत्व होते हैं। तो उन्होंने कहा कि अ स्टेट for all purposes of international law is a
पीपुल परमानेंट ऑक्युपाइंग अ फिक्स्ड टेरिटरी। उनके अनुसार स्टेट क्या है, खासतौर पे इंटरनेशनल लॉ की दृष्टि से, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विधि के दृष्टि से उनका कहना है कि राज्य जो है वो अ पीपुल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपुल, अर्थात जनसंख्या, बहुत सारे लोग। तो फिलिमोर का ये कहना है कि राज्य बहुत सारे लोगों का समूह है जो परमानेंटली ऑक्युपाइंग अ फिक्स्ड टेरिटरी, जो अस्थायी रूप से किसी ऑक्युपाइड टेरिटरी या जमीन के किसी हिस्से पर रहते हैं जिसको उन्होंने अधिकृत किया हुआ है या जिसको उन्होंने अपने अधीन किया हुआ है, उस हिस्से पर वो रहते हैं, जो कानूनों से बंधे हुए हैं, आदतों के द्वारा और रीति रिवाजों के द्वारा। भाई जो कानून बनता है वो कैसे बनता है, हमारी हैबिट्स जो हैं उनके आधार पर कानून बनता है, हमारी जो रीति रिवाज है उनके आधार पर कानून बनता है, कानूनों द्वारा बंधे हुए हैं। उनकी एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट होती है और सबसे बड़ी बात होती है इंडिपेंडेंट सॉवरेनिटी, एक पूर्ण प्रभुत्व संपन्न व्यवस्था। तो चार बातें राज्य के तत्व के रूप में समझ में आती हैं कि सबसे पहले तो जनसंख्या होनी चाहिए, और जनसंख्या के पश्चात फिर जो है एक भूभाग होना चाहिए, एक जमीन का हिस्सा होना चाहिए, ऐसा जमीन का हिस्सा जिसके ऊपर उनका अधिकार है और जिस पे वो रहते हों, और उस जमीन के हिस्से पर रहने वाले लोगों को नियंत्रित करने वाली एक सत्ता होनी चाहिए जिसको हम सरकार कहते हैं, और फिर सॉवरेनिटी होनी चाहिए, अर्थात उसकी इच्छा सर्वोपरि इच्छा हो, कोई दूसरा समुदाय उनकी इच्छाओं को रोक न सके या उनकी इच्छाओं को दबा न सके। तो इस तरह से चार बातें आई, जनसंख्या, निश्चित सरकार, और सरकार के बाद फिर संप्रभुता। तो इन सब चीजों को हम अलग करेंगे। संप्रभुता क्या है, संप्रभुता को जानने की कोशिश, और उसके बाद फिर सरकार क्या है उसको जानने की कोशिश करेंगे, और फिक्स टेरिटरी जो निश्चित भूभाग है उसकी स्थिति क्या है, उसके संबंध में लोगों के विचार क्या है, उसको भी जानने को की हम कोशिश करेंगे। तो ये एक पूर्ण परिभाषा इसको माना जाता है। तो इसको आप अलग अलग टुकड़ों में करके जब याद करेंगे तब आपको याद होगा कि स्टेट इज अ पीपुल परमानेंटली ऑक्युपाइंग अ फिक्स टेरिटरी बाउंड टुगेदर बाय कॉमन लॉज, हैबिट्स एंड कस्टम्स इनटू वन बॉडी पॉलिटिक, जो एक निकाय के अधीन रहते हैं, एक्सरसाइजिंग थ्रू द मीडियम ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, एक संगठित सरकार के माध्यम से वो इन कानूनों को एक्सरसाइज करते हैं, इंडिपेंडेंट सॉवरेनिटी उनकी होती है, और उनका सभी लोगों पर नियंत्रण होता है, सभी चीजों पर नियंत्रण होता है, वो कानून बना सकते हैं, वो युद्ध और संधि कर सकते हैं, वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध में प्रवेश कर सकते हैं, दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं, और दूसरे राष्ट्रों के साथ अपनी नीतियों का संचालन कर सकते हैं। तो ये जो है राज्य है फिलिमोर के हिसाब से। अब हम और आगे चलते हैं और देखते हैं कि राज्य की परिभाषा और लोगों ने क्या कहा है। बिलोवी ने कहा है, राज्य मनुष्यों के उस समाज को कहते हैं जिसमें एक ऐसी सत्ता पाई जाती है जो अपने अंतर्गत व्यक्तियों तथा व्यक्ति समूहों के कार्यों पर नियंत्रण रखती हो, लेकिन वह स्वयं किसी भी नियंत्रण से मुक्त हो। तीन बातें इसमें भी आपको स्पष्ट होती हैं। पहली बात क्या कहते हैं, इट इज अ कम्युनिटी ऑफ मेन, ये लोगों का एक समूह है और उन लोगों की एक सत्ता है, सत्ता माने सरकार, तो समूह माने जनसंख्या हो गई, सत्ता माने सरकार हो गई, और सरकार जो है वो सभी समूहों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करती है। और तीसरी बात जो उन्होंने कहा कि ये वो सत्ता है जो समस्त प्रकार के नियंत्रणों से मुक्त है, अर्थात कोई इसको नियंत्रित नहीं कर सकता। इसको उन्होंने संप्रभुता कहा। संप्रभुता जब हम आगे चलेंगे तो आपका एक चैप्टर है कि संप्रभुता क्या होती है, और संप्रभुता को राज्य का सबसे अनिवार्य और सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है, क्योंकि संप्रभुता के माध्यम से ही राज्यत्व की पहचान होती है, स्टेट की पहचान होती है। अगर संप्रभुता नहीं है तो हम किसी भी राज्य को पूर्ण राज्य नहीं कह सकते। उसको हम लोग आगे चल के पढ़ने की कोशिश करेंगे।
तो state exists whenever there can be discovered in any community of men a supreme authority exercising control over the social action of individuals and groups of individuals and itself subject to no such regulation. तो मतलब राज्य तभी बनता है जब उसकी जनसंख्या हो और उसकी एक सरकार हो, सरकार के निर्णय सर्वमान्य हो, सरकार के निर्णय किसी दूसरे के अधीन ना हो, दूसरे के द्वारा दबाए न जाए, तब राज्य बनता है। तो इसी तरह से लास्की का भी स्टेटमेंट है, राज्य एक भूमिगत समाज है जो शासक और शासितों में बटा होता है और अपनी सीमाओं के क्षेत्र में आने वाली अन्य संस्थाओं पर सर्वोच्चता का दावा करता है। तो इट इज अ टेरिटोरियल सोसाइटी divided into men, supreme authority exercising control over the social action of individuals and group of individuals and itself subject to no such obligation. तो ये लगभग विलोबी और लास्की की परिभाषाएं एक दूसरे से मिलती हैं और ये डॉक्टर गार्नर की परिभाषा है जो महत्वपूर्ण परिभाषा है। डॉक्टर गार्नर कहते हैं राजनीति शास्त्र और सार्वजनिक कानून की धारणा के रूप में राज्य थोड़े या अधिक संख्या वाले संगठन का नाम है। ये इस पर हमें फोकस करना है। ये जो है कम अथवा अधिक संख्या वाले संगठन का नाम है, अर्थात ये जनसंख्या है कि चाहे थोड़ी जनसंख्या हो चाहे ज्यादा जनसंख्या हो, अगर वो एक स्थान पर संगठित है तो उसको हम जनसंख्या कहेंगे। फिर आगे देखिए, जो अस्थायी रूप से पृथ्वी के किसी निश्चित भाग में रहता हो, अर्थात उसका एक कोई क्षेत्र होना चाहिए, एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां पर वो लोग अस्थायी रूप से रहते हों, निश्चित भूभाग जिसको आप कहते हैं, वह बाहरी नियंत्रण से संपूर्ण स्वतंत्र या लगभग स्वतंत्र हो। बाहर से किसी भी व्यक्ति का कोई नियंत्रण उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, अर्थात वो संप्रभु है, पूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, उसके ही निर्णय सर्वमान्य है और उसके ही निर्णय सभी लोगों पे लागू होते हैं, और उसकी एक संगठित सरकार हो। ये महत्वपूर्ण चीज है, सरकार का होना भी अनिवार्य है और जिसकी आज्ञा का पालन अधिकतर जनता स्वभाव से करती है। तो 3-4 बातें इसमें देखा आपने। कम अथवा अधिसंख्य लोगों का समूह देखा जिसको हम जनसंख्या कहते हैं। उसके बाद अस्थायी रूप से पृथ्वी पर निवास करना, उसको हम निश्चित भूभाग कहते हैं, क्योंकि बिना निश्चित भूभाग के कोई व्यक्ति कहीं पे निवास नहीं कर सकता। आप यू कैनॉट मेक स्टेट, यू कैनॉट एस्टैब्लिश स्टेट इन एयर, हवा में आप राज्य की स्थापना नहीं कर सकते। आपके पास निश्चित भूभाग होना चाहिए, अगर निश्चित भूभाग नहीं है तो राज्य की स्थापना संभव नहीं है। और इसी तरह से एक ऐसी व्यवस्था होना चाहिए जो बाहर के नियंत्रण से पूरी तरह से स्वतंत्र या लगभग स्वतंत्र हो, अर्थात जिसको हम अभी बता रहे थे संप्रभुता, उसके पास संप्रभुता होनी चाहिए और सरकार होनी चाहिए। तो ये 4 महत्वपूर्ण मुद्दे गार्नर ने भी अपनी परिभाषा में बताने की कोशिश किया है। तो इस प्रकार से राज्य के अंग बहुत सारे हो जाते हैं। पाश्चात्य विचारकों के हिसाब से, जो पश्चिम के विचारक हैं, यूरोप के या यूनान के, उनके विचारकों के हिसाब से 4 बातें राज्य के अंतर्गत आती हैं। लेकिन अगर हम भारतीय दर्शन की तरफ चलें, भारतीय दर्शन में मनु का दर्शन है, कौटिल्य का दर्शन है, और मनु और कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत की अवधारणा को दिया हुआ है। सप्तांग सिद्धांत की अवधारणा का मतलब होता है ऑर्गेनिक 7 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। वो कहते हैं राज्य एक ऐसी व्यवस्था जिसमें 7 ऑर्गन होते हैं। जैसे पहला ऑर्गन उन्होंने बताया स्वामी, जो राजा है, सम्राट है, वो फर्स्ट ऑर्गन है। और उसके बाद अमात्य है, जिसको आप प्राइम मिनिस्टर कहते हैं या सरकार इसको कह सकते हैं। उसके बाद पॉपुलेशन है, जिसको मनु और कौटिल्य दोनों ने जनपद कहा है। और उसके बाद दुर्ग है, जिसको आप फोर्ट कहते हैं अंग्रेजी भाषा में। तो और उसके बाद ट्रेजरी है या कोष जिसको आप कहते हैं। और फिर दंड है, दंड का अर्थ सेना होता है। और उसके बाद मित्र हैं। तो इस तरह से भारतीय दर्शन में अगर हम जाते हैं तो भारतीय दर्शन के अनुसार राज्य के 7 तत्व होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। अभी आपने परिभाषाएं पढ़ी और परिभाषाओं के आधार पे अब आपको पता लगाना है कि राज्य के एलिमेंट्स क्या हैं।
तो हम अगर अपने भारतीय दर्शन को पढ़ते हैं, मनु और कौटिल्य को देखते हैं, तो मनु और कौटिल्य ने 7 अंग राज्य के बताए हैं, और इन 7 अंगों के से मिलकर राज्य बनता है। और कोई भी एक अंग अगर राज्य की व्यवस्था से अलग हो जाता है तो वो राज्य पूर्ण राज्य नहीं रह जाता। तो स्वामी, आमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र, ये 7 अंग हैं। तो राज्य के 7 अंग होने चाहिए मनु और कौटिल्य के हिसाब से। लेकिन ये पाश्चात्य विचारकों को हम देखते हैं, तो पाश्चात्य विचारकों ने, जैसा कि अभी हम लोग फिल्लीमोर की चर्चा कर रहे थे, उन्होंने बताया कि ये स्टेट इज अ पीपल, ये लोगों का समुदाय है जो अस्थायी रूप से किसी भूभाग में बसता है, भूमि जिसको आप कहते हैं, उसकी एक संगठित सरकार होती है, सरकार आप कहते हैं, और फिर स्वतंत्र प्रभुसत्ता होती है। तो फिलीमोर की अगर हम बात करें, जो पाश्चात्य विचारक हैं, तो वो कहते हैं कि राज्य के 4 अंग होने चाहिए। भारतीय दर्शन में 7 अंग बताए गए, पाश्चात्य दर्शन में 4 अंग बताए गए कि 4 एलिमेंट, 4 तत्व होने चाहिए राज्य के अंतर्गत। अगर इन 4 तत्वों में से कोई तत्व नहीं है तो हम उसको पूर्ण राज्य की श्रेणी में नहीं रख सकते। इसी तरह से गार्डनर की बात अभी हम लोग कह रहे थे, गार्डनर ने भी इसी बात को स्पष्ट करने की कोशिश की कि सबसे पहले तो जनसंख्या होनी चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए, थोड़े या अधिक लोगों का संगठन होना चाहिए, जिसको हम पॉपुलेशन आज की संख्या में कहते हैं, और जो किसी एक निश्चित भूभाग पे रहता हो जिसको हम भूभाग कहते हैं, और जो बाहरी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्र हो, जिसके ऊपर किसी दूसरे का कोई कंट्रोल नहीं हो, वो अपना निर्णय खुद लेता हो, अपने कानून खुद बनाता हो, अपने कानून जनता पर लागू करता हो, और जनता से अपनी प्रतिष्ठा और अपना सम्मान करवाता हो, वो व्यवस्था जिसको हम संप्रभु कहते हैं या पूर्ण प्रभुत्व संपन्न सत्ता कहते हैं। और फिर उसके बाद संगठित सरकार भी चाहिए। तो गार्डनर ने भी 4 बातें बताई। तो इस तरह से राज्य के कुल 4 तत्व होते हैं: पॉपुलेशन, जनसंख्या, डिफिनिट टेरिटरी, निश्चित भूभाग उसका होना चाहिए, गवर्नमेंट, सरकार होनी चाहिए, और प्रभुसत्ता होनी चाहिए। तो ये बातें हमने अभी ऊपर की परिभाषाओं में भी पढ़ा। ऊपर की परिभाषाओं में भी इन्हीं बातों का उल्लेख किया गया है कि जनसंख्या अनिवार्य तत्व है राज्य का, निश्चित भूभाग होना राज्य का अनिवार्य तत्व है। यद्यपि जब आप आगे चलेंगे तो कुछ ऐसे विद्वान भी हैं जो कहते हैं कि भूमि को राज्य का अस्थायी तत्व नहीं होना चाहिए, और ऐसे विद्वानों में डी टाकविल है। डी टाकविल कहते हैं कि भूमि जो है अनिवार्य तत्व राज्य का नहीं। तो इसी तरह से डी टाकविल के अलावा भी कुछ लोग हैं, कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कहते हैं कि भूमि जो है, जैसे क्लूबर वाज द फर्स्ट पर्सन टू क्लेम दैट certain territory is not necessarily a part of the state या an element of the state। निश्चित भूभाग आवश्यक नहीं है कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बताया है कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं। फिर उसके बाद गवर्नमेंट की बात है। हमने आपसे बताया कि गवर्नमेंट क्या है। गवर्नमेंट एक कांक्रीट विचार है, एक जो है दिखाई पड़ने वाला विचार है, एक ठोस विचार है जो राज्य को पूर्णता प्रदान करता है। या ये कह सकते हो कि स्टेट इज आइडेंटिफाइड बाय द इंडिविजुअल्स लिविंग इन इट। राज्य जो है उन व्यक्तियों से पहचाना जाता है जो व्यक्ति राज्य के अंतर्गत रहते हैं। तो ये क्या है, ये गवर्नमेंट है, सरकार है। और उसके बाद सॉवरेंटी क्या है, सर्वोच्च सत्ता है। किसी भी राज्य में कानून और व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए एक सर्वोच्च सत्ता का होना अनिवार्य है। बिना सर्वोच्च सत्ता के कानून और व्यवस्था राज्य में स्थापित नहीं किया जा सकता। लोगों के बीच आपसी संबंधों का विनियमन नहीं किया जा सकता, अर्थात उसको नियमों के साँचे में नहीं ढाला जा सकता। इसलिए संप्रभु होना अनिवार्य है, स्वतंत्र होना, वैचारिक रूप से स्वतंत्र होना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से ये 4 एलिमेंट है स्टेट के: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और प्रभुसत्ता। अब पहला जो एलिमेंट है वो है जनसंख्या। जनसंख्या क्या है? जनसंख्या किसी राज्य की कितनी होनी चाहिए? अब अगर हम आज के संदर्भ में देखें तो बहुत सारे ऐसे राज्य, भारत की जनसंख्या 1 अरब 30 करोड़ के लगभग है, 130 करोड़ जनसंख्या है। चाइना की जनसंख्या 135 करोड़ है। इसी तरह से अमेरिका है, 35 करोड़ की जनसंख्या है। ब्रिटेन है, 6.5 करोड़ की जनसंख्या है।
तो ऐसे भी राज्य हैं, कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके पास बहुत सारी पॉपुलेशन है, कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके पास पॉपुलेशन नहीं है। तो पॉपुलेशन होना चाहिए, अब वो पॉपुलेशन कितना भी हो सकता है। तो इस तरह से अलग अलग लोगों ने अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। अब एक आदर्श राज्य की जनसंख्या क्या होनी चाहिए, अगर हम प्लेटो की बात करें तो प्लेटो कहते हैं कि 5040 5040 लोग या 5040 जनसंख्या होनी चाहिए स्टेट की, किसी भी राज्य की जनसंख्या 5040 तक होनी चाहिए। जब हम रूसो की बात करते हैं तो रूसो क्या कहते हैं, रूसो कहते हैं कि पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ना तो ज्यादा होना चाहिए और ना कम होना चाहिए, लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला जनसंख्या होनी चाहिए। अरस्तु कहते हैं कि एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 10,000 होनी चाहिए। तो अलग अलग जो विद्वान हैं और वो अलग अलग विद्वान पॉपुलेशन के संदर्भ में अलग अलग बातें कहते हैं। इसी तरह से निश्चित भूभाग है, बिना निश्चित भूभाग के हम राज्य की संकल्पना नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टेट कैन नॉट एग्जिस्ट इन स्पेस, स्पेस में, अंतरिक्ष में राज्य का अस्तित्व तो नहीं हो सकता है, राज्य का अस्तित्व तो जमीन पर ही होता है। तो जो जनसंख्या है उसके पास कोई ना कोई निश्चित भूभाग होना चाहिए, और उस भूभाग पे वो अगर अधिवास कर रहा है तो वो भूभाग जो है राज्य बन जाता है। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कहते हैं भूभाग अनिवार्य नहीं। सीले, जॉन सीले और डी टाकविल, दो ऐसे विद्वान हैं जो कहते हैं कि टेरिटरी इज नॉट नेसेसरली एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट। टेरिटरी जो है ये अनिवार्य रूप से राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। इसी तरह से संप्रभुता की बात, इसी तरह से क्लूबर को मैंने बताया, क्लूबर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि टेरिटरी इज नॉट नेसेसरली एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द स्टेट, टेरिटरी अनिवार्यतः राज्य का अंग नहीं होता है। तो ये उन्होंने अपनी बात कही, लेकिन ये बात तय है कि स्टेट का अनिवार्य अंग निश्चित भूभाग होना चाहिए। फिर उसके बाद गवर्नमेंट है। मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट क्या होती है। गवर्नमेंट एक एजेंट है, एक जो है अभिकर्ता है, जिसके द्वारा स्टेट मैनिफेस्ट होता है, राज्य का मैनिफेस्टेशन उसके द्वारा होता है, राज्य पर्सोनिफाइड होता है, राज्य का मानवीयकरण होता है, और सरकार के द्वारा राज्य की पहचान होती है। नेचर ऑफ गवर्नमेंट डिसाइड्स द नेचर ऑफ द स्टेट। और फिर सॉवरेनिटी आती है। संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, और ये कहा जाता है सॉवरेनिटी क्या है, सुप्रीम विल ऑफ द स्टेट। बिलोवी का कथन आप पढ़ेंगे तो बिलोवी कहते हैं कि सुप्रीम विल ऑफ द स्टेट, राज्य की सर्वोच्च इच्छा है संप्रभुता। अब बोधा कहते हैं कि राज्य जो है नागरिकों और प्रजाजनों पर राज्य की सर्वोच्च शक्ति संप्रभुता है। सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट ओवर इट्स सिटीजन्स एंड सब्जेक्ट्स। जो नागरिक हैं, जो प्रजाजन हैं, उसके ऊपर सर्वोच्च शासन करने वाली शक्ति को हम संप्रभुता कहते हैं। तो संप्रभुता का होना आवश्यक है। ये चार तत्व अगर नहीं होते हैं तो किसी भी राज्य की कल्पना हम नहीं कर सकते। और इसीलिए कभी कभी एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि क्या यूनाइटेड स्टेट्स राज्य है, या अगर आपसे सवाल किया जाए क्या मध्य प्रदेश एक राज्य है, तो आपका उत्तर होगा नहीं, मध्य प्रदेश एक राज्य नहीं। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश के पास जनसंख्या तो है, निश्चित भूभाग भी है, सरकार भी है, लेकिन संप्रभुता नहीं है। संप्रभुता माने सर्वोच्च इच्छा, अर्थात किसी भी विदेशी राष्ट्र से आप संधि कर सकें, किसी भी विदेशी राष्ट्र से आप युद्ध कर सकें। ये जो निर्णय लेने वाली शक्ति होती है वो संप्रभु की शक्ति होती है। भारत में राज्यों के पास इस तरह की शक्ति नहीं है। इसी तरह संयुक्त राष्ट्र संघ के पास भी इस तरह की शक्ति नहीं है। तो हम संयुक्त राष्ट्र संघ को भी राज्य नहीं कहेंगे और मध्य प्रदेश को भी राज्य नहीं कहेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के पास जनसंख्या है, निश्चित भूभाग है और सरकार है, लेकिन संप्रभुता नहीं। तो संप्रभुता एक ऐसा तत्व है जो किसी भी दूसरे राष्ट्र के नियंत्रण से मुक्त होना, किसी भी दूसरे की इच्छाओं से मुक्त होना। आप अपनी नीतियों का निर्माण खुद करते हैं, आपकी नीतियों पर किसी भी दूसरे राष्ट्र का प्रभाव नहीं पड़ता है या किसी दूसरे राष्ट्र का नियंत्रण नहीं होता है, उसको हम संप्रभुता कहते हैं। तो आगे चल के हम संप्रभुता के संबंध में और कुछ पढ़ेंगे। तो मैं आज के लिए अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूं